अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद लें जनाब। स्पीडा तुम चेक करो कि अभी वो जो इंक्वायरी कमीशन थी उसने अपनी कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सास और इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम समेत मुख्तलिफ जो आला शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ होनी थी। और इस तहकीकात के आगाज़ होते ही ये जो टलियाँ हैं ये खड़कना शुरू हो गई हैं। कभी टलियाँ लाहौर खड़क रही हैं और कभी टलियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद खड़क रही हैं। और इन टलियों के नतीजे में जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ सामने आ रही हैं। अभी एक जानिब अभी सिर्फ यानी कि कहते हैं ना पेच कस फड़ के तो हमें ज़रा स्क्रू ड्राइवर पकड़ के पेच में हमें ज़रा इशारा कराया कि जनाब कसर लगे। तो जनाब हड़बली मच गई है, हड़बोंग मच गई है और साथ दो इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आ गए हैं। एक जनाब ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है जो इस वक्त इमरान खान और उनकी जमात के ऊपर बिजली बन के गिर रही है। और ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने अपने कमर में हड्डी और पैरों में वज़न का मुजाहरा किया है, उसके नतीजे में ये जो कार्रवाइयाँ है उसका कुछ ना कुछ तो जो है वो रुख पर जाना वो तो बनता ही था। और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक इम्पोर्टेंट काम किया है और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की जो हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाने के लिए जो एक रिट पिटीशन दायर की गई थी, उस रिट पिटीशन को बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। और ये बात कही है कि जनाब ये बताएं कि जो निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए बनती है तो वो 90 दिन से आगे कैसे चल सकती है। अब ये सवाल है, इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है कि मुझ जैसा आम आदमी भी दे सकता है, लेकिन चूंकि वो हाई कोर्ट है, जज साहिबान है, यहाँ पर बहुत सारे मामला चल रहे हैं, लिहाजा वो इस सवाल का अब जवाब तलाश करने और इस सवाल के जवाब में अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब जनाब उमर अता बंदयाल साहब हैं। उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वो इस वक्त जंगल के बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, उनको कौन पूछने वाला है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसी सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर कोर्ट रूम नंबर 1 में उमर अता बंदयाल साहब अपनी अदालत लगाते हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 7 में जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालत लगा ली और वहाँ पर अब कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। और उस कार्रवाई को किसी न किसी तरीके से रोकना इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के लिए मेरे ख्याल से प्रायोरिटी नंबर 1 है। और इसके लिए वो 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं और उसके लिए उन्होंने अपना पहला कार्ड खेल दिया है। और दूसरा ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही के अंदर बेंच कह रहा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है। इस इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के लिए जो किसी भी दरख्वास्त के ऊपर एक स्टे ऑर्डर जारी किया जा सकता है। और इस हवाले से इमरान खान साहब के ही एक वकील जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब ने इस बात का इशारा दिया है कि जनाब ये जो कमीशन बनाया गया है ये कमीशन आइन के मुनाफी है। इस कमीशन ने जो रूल्स हैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी की है। और साथ साथ उन्होंने इस बात का भी कहा है कि जनाब ये जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके तहत किसी भी तरह की कमीशन साजी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशवरा करना ज़रूरी है और इस काम के अंदर मशवरा नहीं किया गया। लिहाजा इन तमाम नकात के ऊपर एक पिटीशन है जो तैयार की जा रही है और ये पिटीशन आने एक आध दिन के अंदर उनका ये कहना है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। अब वो दायर कब करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर क्या नतीजा निकलेगा। अलबत्ता ये बात तो तय है कि ये कमीशन के को चैलेंज करने की दरख्वास्त जाएगी। दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार साहब एतराज़ात लगाएंगे, उन एतराज़ात की चैम्बर समाअत होगी, एतराज़ात सेटिसाइड किए जाएंगे और 3 रुकनी बेंच बन जाएगा। और 3 रुकनी बेंच के अंदर अब मुझे जजेस का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि उमर अता बंदयाल साहब अगर कोई बेंच साजी करेंगे तो वो उस बेंच साजी का क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी तरफ जो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त है जिसके ऊपर लास्ट जो हेयरिंग की गई थी, उस हेयरिंग के अंदर इस बात का ऐलान किया गया था मोअज़्ज़ज़ बेंच जो 3 रुकनी बेंच है यानी उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर मुश्तमिल, इन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब इस केस के अंदर सियासी जमातों को भी फरीक बनाया जाएगा और उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और ये बात भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जनाब जो अदालत के अंदर बात होती है वो अमूमी तौर पर फैसलों के अंदर नज़र नहीं आती। और इस मरतबा भी ऐसा किया गया है क्योंकि इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को दबाव में लाना
मकसूद था क्योंकि उन्होंने जो है वो कोर्ट रूम नंबर 7 में अपनी अदालत लगा ली है। उस अदालत के जो असरात हैं उनको किसी न किसी तरीके से रोकना है, और उसके रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, या किसी भी तरीके से इस तरह से कार्ड खेले जाएं कि मौजूदा हुकूमत दीवार के साथ लगती हुई नजर है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है जनाब ये 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं कराए, इस पर जनाब गिच्ची तो बोल दो, गिच्ची ना सिर्फ दबोचो बल्कि गिच्ची को मुड़ोड़ दो। और इसीलिए जनाब उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में जो बेंच है उसने फौरी तौर पर यानी ये जो 7 रुकनी बेंच है इसकी कार्रवाई का आगाज़ होते ही उमरता बंदयाल साहब के ने जो है वो कल के लिए ये केस को फिक्स कर दिया है, और इसके लिए उन्होंने एक सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट जारी कर दिया, क्योंकि ये जो कॉस्ट लिस्ट पहले जारी की गई थी उस कॉस्ट लिस्ट के अंदर ये केस समाअत के लिए फिक्स नहीं था। अब कल सुबह 11:30 बजे उमरता बंदयाल साहब की ज़ेर सरबराही 3 रुकनी बेंच इसकी असर नौ समाअत करेगा। और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जो अदालत के अंदर बात की जाती है, जो अदालत के अंदर ऐलानात किए जाते हैं, जो अदालत के अंदर कहा जाता है कि जनाब उसको भी फरीक बनाया जाए, आपको भी सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे, इस तरह की जो बातें की जाती हैं वो अमूमी तौर पर फैसलों में नज़र नहीं आते। और यही काम किया गया है इस मरतबा भी। ये जो कॉज लिस्ट जारी की गई है, इसी कॉज लिस्ट के अंदर वो जो सियासी जमातों को फरीक बनाने वाला पहलू था उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये जो कॉज लिस्ट के लिए जो जारी करने का वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जारी की गई है उसमें ये बात, जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि किसी सियासी जमात को, किसी सियासी जमात के सरबराह को नोटिस जारी नहीं किए गए। और जो नोटिस जारी किए गए हैं वो उसी तरीके से अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को किए गए हैं, अली ज़फ़र साहब को किए गए हैं, इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अटर्नी हैं उनको जारी किए गए हैं, सजील सवाती साहब। और इसके बाद उन्होंने जनाब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वगैरह वगैरह उनको नोटिस जारी किए हैं, लेकिन किसी सियासी जमात को नोटिस जारी नहीं किए गए। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई आज कोर्ट रूम नंबर 7 में हुई है उसका जवाब कल कोर्ट रूम नंबर 1 में दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि ये जवाब कैसे दिया जाएगा, जो कोर्ट रूम नंबर 7 है उसकी कार्रवाई के ऊपर ज़रा बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर उस पर बात करता हूँ। अब ये जो कोर्ट रूम नंबर 7 में होने वाली कार्रवाई है, यानी ये जो 3 रुकनी बेंच है जो अपनी कार्रवाई, 3 रुकनी कमीशन है जो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहा है, इसको तो तश्कील के ऊपर ही पहले तो बहुत ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ हैं वो डालने की कोशिश की गई। और आज सुबह से ही सदीक जान टाइप करैक्टर जो है वो ट्वीटों पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद में मुकदमात की समाअत को छोड़ दिया है, वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां पर जाकर उन्होंने जो अपनी ये जो कमीशन है उसकी कार्रवाई संभाली। बंदे खुदा, ये ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये जो ऐलान है वो किया जा चुका है कि इस हफ्ते शिफ्टिंग होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग के अंदर। और इसीलिए इस हफ्ते में जो केसेस की समाअत है वो सिर्फ 2 या 3 केसेस हर एक अदालत के अंदर लगे हुए हैं। आपके लिए जो केस लगा हुआ था वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में लगा हुआ था, वो शीरी मज़ारी साहब का केस था। और उसके अंदर एक मरतबा फिर मेरा ख्याल ये है, मुझे ऐसी इतलात मिल रही हैं कि जनाब शीरी मज़ारी साहिबा को एक मरतबा फिर जो गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगा। आप अपना वो रिलीफ उठाएं और निकलते बने, आपको क्या चक्कर पड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम जब आता है तो भाई बड़े बड़ों के तबले बज जाते हैं। ये सदीक जान क्या चीज़ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो केस चल रहा है इसके अंदर जो समाअत होगी तब ख़ास तौर पर वो ऑडियो लीक बहुत ही ज़्यादा तवज्जो की तालिब होगी, जहाँ पर उमरता बंदयाल साहब की सास और इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब की एहलिया राफ़िया तारिक के दरमियान जो गुफ्तगू है वो चल रही होगी। और इसी दौरान पता ये चला है कि उमरता बंदयाल साहब की अहलिया मुहतरमा की भी कोई ऑडियो मौजूद है। और अब चूँकि ये कमीशन लग गया है तो वो ऑडियो भी अब जो है मंजर आम पर आ जाएगी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वो जो ऑडियो है उमरता बंदयाल साहब की अहलिया मुहतरमा की, वो ऑडियो कुछ चुनिंदा, कुछ जो है ना मुंतखब लोगों को सुनवाई जा चुकी है, जिसके अंदर वो इमरान खान साहब के हवाले से बता रही हैं कि जनाब इमरान खान कैसे
एक डूबते हुए पाकिस्तान को निकाल सकता है बाहर, इमरान खान को सज़ा मिलेगी तो क्या क्या होगा, इस तरह की कुछ बातें हैं, बताया ये जा रहा है कि वो आ चुकी हैं सामने। अब इस समात के अंदर जहाँ पर ये जो इंक्वायरी कमीशन है इसने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी कार्रवाई को पब्लिक करेगा। इस बात का भी ऐलान किया गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से कि किसी जज के खिलाफ ना कार्रवाई की जाएगी, ना कार्रवाई का इरादा है। तीसरा ऐलान उनकी तरफ से ये किया गया है कि ये जो ऑडियोज़ हैं जो सामने आई हैं इनका फोरेंसिक कराया जाएगा और समात के दौरान ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है ये अदालत के अंदर ही मौजूद रहेगा, कमीशन के रूबरू मौजूद रहेगा, ताकि जैसे ही कोई बंदा कहे कि जनाब ये मेरी आवाज़ नहीं है, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट उठ के फौरी तौर पर अदालत को बताएगा जनाब इसकी बात के अंदर क्या सच्चा है क्या झूठ है। लिहाजा उन्होंने शिकंजा काजी फाइज ईसा साहब ने भी अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर जो है वो पक्का रखा हुआ है। अब इस बात के अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो कमीशन है अपने इख्तियारात के तहत, लेकिन ये बात मैं आपको बताऊँ, हाजिर सर्वस जज बैठे हैं इसके अंदर तीनों, एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज हैं, 2 जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लिहाजा इस कमीशन की कार्रवाई को सादा नहीं लिया जाना चाहिए। ये बात भी तय है कि किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर नहीं की जा सकती, और अलबत्ता ये जो कमीशन है ये उनका काम आसान ज़रूर कर सकता है। अब अगर आप देखें कि ये जो मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं जो सामने आ चुकी हैं, वो ऑडियोज़ में जो नकात हैं वो तो ज़ेर बहस आएंगे ही इस कमीशन की रिपोर्ट में। अलबत्ता ये कमीशन बनता ही ना अगर जो हैं उमरता बंदयाल साहब वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लेते और उसके अंदर तमाम जजेस को कहा जाता है या जिनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं कि जनाब वो अपने अपने जवाब दाखिल करें, और उसके अंदर उनको फ्री कर दिया जाता, उनको जो है वो क्लीन चिट दे दी जाती, मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन चूँकि उसको भी अना का मसला बनाया गया है, लिहाजा ये फिर बात तो चलनी है आगे। अब जब ये बात कही गई कि जनाब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर यह बात भी तय है कि कार्रवाई का फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना वो इख्तियार है चीफ जस्टिस का। अब चीफ जस्टिस साहब वो वाला काम नहीं कर रहे थे, अब कमीशन आ गया है। इसका मतलब यह है कि इस कमीशन ने एक जानिब दबाव बढ़ा दिया है उमरता बंदयाल साहब पर कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं, क्योंकि जैसे ही 30 दिन के बाद ये रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद फिर नए एतराज़ात उठेंगे, और उन एतराज़ात को किसी न किसी तरीके से जो है उसका जायज़ा लेना वो ज़रूरी हो जाएगा आला अदालती शख्सियत पर। लिहाजा ये इजलास तो अब बुलाया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। देखना यह है कि वो इजलास अब ये रिपोर्ट आने से पहले बुलाया जाता है, ये रिपोर्ट आने के बाद बुलाया जाता है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो कमीशन है इसने जो काम है जुडिशल काउंसिल का वो बहुत हद तक आसान कर दिया है। अब ये एतराज़ भी उठाया जा रहा है कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैंने आपको बताया ना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नाम जैसे ही सामने आता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ना तबले बजना शुरू हो जाते हैं। तो वो तबले बजना शुरू हो गए कि जनाब ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब 7 हफ्तों से जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है जिसके लिए वो तनख्वाह लेते हैं, 14 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो काम कर नहीं रहे। इस कमीशन के लिए वो फौरी तौर पर सामने आ गए हैं, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर जनाब उनका जो दूसरा ग्रुप है अदालत के अंदर ही जो मौजूद है उसको वो टफ टाइम दे सकते हैं, अपने दुश्मनों को जनाब वो टांग सकते हैं। इस तरह की जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू होगी। लेकिन वो लोग इस बात का जायज़ा लेने से कासर है कि काजी फाइज ईसा साहब आखिर क्या वजह है कि वो 7 हफ्ते से अपनी अदालती कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, वो सिर्फ चैम्बर वक्त तक महदूद हैं। तो इसका क्रेडिट भी जनाब उमरता बंदयाल साहब को जाता है, इसका क्रेडिट किसी और शख्सियत को नहीं जाता, क्योंकि ये उमरता बंदयाल साहब ने फैसला उनका एक जो है उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो फैसला जारी नहीं कर रहे। और फैसला है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर जो रेफरेंस इमरान खान साहब के दौर में जो है वो फाइल किया गया था, जहां पर उनको क्लीन चिट मिली थी। लेकिन बदनीयती की बुनियाद पर इमरान खान साहब के ही दौरे हुकूमत में इस रेफरेंस के ऊपर एक क्यूरेटिव रिव्यू की एप्लीकेशन डाल दी गई थी। अब चूंकि वो क्यूरेटिव रिव्यू उस वक्त लगा नहीं था, लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपने मुकदमात की समाअत करते रहे, लेकिन अमूमी तौर पर उनको मुकदमात नहीं दिए जाते थे। एक हफ्ते में काज लिस्ट में नाम आ गया, अगले 2 हफ्ते फिर फारग, फिर काज लिस्ट में नाम आ गया, फिर 2 हफ्ते फारग, इस तरह से उनका साथ ये सिलसिला चलता रहता था। अब चूंकि
उनका जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो पेंडिंग हो गया उमरता बंदयाल साहब के पास, और क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने के लिए जो दरख्वास्त थी वो भी चली गई उमरता बंदयाल साहब के पास। अब उमरता बंदयाल साहब ने दोनों की जो दरख्वास्तें हैं उनकी चैम्बर समात कर ली, और चैम्बर समात करने के बाद फैसला कर लिया महफूज, और वो 7 हफ्ते से वो फैसला जारी नहीं किया जा रहा। अब वो फैसला क्या है? सिर्फ एक सदर का फैसला है कि जनाब ये जो दरख्वास्त वापस लेने पर क्यूरेटिव रिव्यू खारिज किया जाता है, क्योंकि दरख्वास्त तो हुकूमत ने वापस ले ली ना, लेकिन चूंकि ये एक सतर लिखने में शायद कोई मसला है, लिहाजा वो एक सतर लिखी नहीं जा रही। और यही वजह है कि चूंकि वो जो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से, और वो ये समझते हैं कि जब तक मुझे ये क्लीन चिट नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये जो मुकदमात की समात है शायद मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अब ये कमीशन है, चूँकि अदालती कार्रवाई तो है लेकिन ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की कार्रवाई है, लिहाजा इसके अंदर भी उन्होंने अपने फ़ैसले के अंदर इस बात का, यानी आज की समात के अंदर इस बात का उन्होंने जो इम्कान है वो रखा है कि ये जो रूटीन के मुकदमात हैं ये मुतासर ना हो। अब जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने तलब कर ली, अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली, जिनको नोटिस जारी करने थे उनको नोटिस जारी कर दिए, जिन ऑडियोज़ का फ्रेंसिक कराना था उसके लिए फ्रेंसिक के लिए एडवाइसेस जारी कर दी, और ये कह दिया कि जनाब अब अगली समात होगी सैटरडे को, यानी अगले हफ्ते को। और मेरा ख्याल ये है कि इस कमीशन की जो समात है वो इन्हीं 3 दिनों में हुआ करेगी, यानी जुम्मा, हफ्ता, इतवार, क्योंकि जुम्मे को होता है हाफ डे और सैटरडे संडे होती है छुट्टी, लिहाजा इन्हीं 3 दिन के अंदर ये समात जारी होगी। और अगर ये जारी रह सकी तो 1 हफ्ते में, क्योंकि इसी दौरान मुझे ऐसा लगता है कि जो अज़हर सिद्दीक़ साहब की पिटीशन है वो आ जाएगी, और फिर उसके ऊपर कोई छोटा मोटा सा हुक्म इम्तना आ जाएगा, और उसके बाद वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक वो कहते हैं सूरज चांद रहेगा, उमरता बंदयाल तेरा हुक्म इम्तना रहेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।